हेलो बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। याद है आप लोगों को लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था? टेस्ट हुआ था ना आज तुम लोगों का? यस सर। टेस्ट यस में सर। कोई डाउट है किसी को? टेस्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताओ, टेस्ट में कोई किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। चलो ठीक है। याद है किसी को कि कहाँ तक किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड करा था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, फिर एक्सरसाइज 3.5 भी किया था। कॉपी में नोट नहीं करते हो आप लोग? देखो ये क्वेश्चन करो तो। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर, कर रहे हैं एक मिनट। ओके, अक्षित ने कहा है आंसर है 2। सर k इज इक्वल टू 2 एंड k इज नॉट इक्वल टू -2। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो सॉल्यूशन नहीं होने के लिए क्या होता है, याद करो। a1/a2 इज नॉट सॉरी इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें a1 क्या है बेटा? 3 है। तो 3/2k-1 ये इक्वल होना चाहिए 1/k-1। ये बात समझ में आई ना कि y का कोएफिशिएंट 1 है तो यही आपका b1 है। और ये इक्वल नहीं होना चाहिए -1/-2k+1 के। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल ही हो जाएगा। तो बेसिकली हमें k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू इससे निकलेगा। इन दोनों को इक्वल करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू आएगी। तो देखो क्या आएगा, 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1। और फिर 3k में से 2k माइनस होगा, इधर जाके ना माइनस होगा, तो k इज इक्वल टू, और ये 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। k की वैल्यू 2। अब जब k की वैल्यू 2 रखेंगे तो ध्यान से देखना, जरा चेक कर लेते हैं एक बार। k की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो ये फर्स्ट पार्ट जो है 3/k-1, ये कितना होगा? k की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 1। समझ में आया ये?
और k की वैल्यू 2 जब ये सेकंड वाले पार्ट में रखोगे, सेकंड वाले फ्रैक्शन में 1/k-1 में k की जगह 2 रखोगे तो ये भी 1 आएगा। तो 1 और 1 तो बराबर होते ही हैं, लेकिन ये 1 नहीं होना चाहिए। थर्ड वाला पार्ट जो है ये 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तो कहा गया है 3/2k-1 1/k-1 के इक्वल होना चाहिए। तो होना चाहिए तो उससे k2 आ जाएगा, तो k2 रखेंगे तो दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या ये 1 के इक्वल होगा? ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चलो चेक करके देखते हैं। k की वैल्यू 2 रख के देखो तो क्या ये 1/1 के इक्वल होगा? नहीं, ये 1/5 के इक्वल होगा। तो बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए, नहीं इक्वल होना चाहिए था, तो इक्वल नहीं है। वेरी गुड, इसका मतलब k की वैल्यू 2 ही आंसर है। ये मैंने ऐसे ही चेक करके दिखाया आपको। आपका काम ये था कि आपको पहले दोनों पार्ट में इसको इक्वेट करके इन दोनों को 3/2k-1 और 1/k-1 को बेटा इक्वेट करके फिर आपको k की वैल्यू निकाल लेनी थी। आई बात समझ में सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों ने किया होगा। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे सॉल्व। इसमें क्या करना है आपको, ठीक अच्छे तरीके से पढ़ो क्वेश्चन को, एक बार दो बार क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद देखो उसमें वेरिएबल क्या है, अननोन क्या है, क्या अननोन है, क्या फाइंड आउट करना है हमें, उसको आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या फाइंड आउट करना है, और फिर उसमें एक्स और वाई एज्यूम करके और इक्वेशन बना के फिर सॉल्व करना है। सर आगे आंसर। वेरी गुड। सर फिक्स चार्ज आ रहा है 400 रुपीज एंड जो वेरिएबल चार्ज आ रहा है वो 30 रुपीज। ओके, दो बातें हैं इसमें, नहीं दो चीजें हैं इसमें। एक तो है मंथली का हॉस्टल चार्ज फिक्स है, मतलब आपको जैसे हॉस्टल में जाओगे, जैसे सोचो, तो एक तो फिक्स चार्ज आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज है वो आपको देना ही देना पड़ेगा। और उसके बाद जो है पर डे के हिसाब से आपको जो खाना खाओगे उसका पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं रहने का चार्ज जो है वो फिक्स है मंथली चार्जेस में, और और खाने का जो है पर डे का चार्ज है। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि ये फिक्स चार्ज जो है वो बेसिकली रेंट है, रहने के लिए रेंट का चार्ज है। तो लेट फिक्स चार्ज भी ₹X, ये हमने x ले लिया। और फूड चार्ज पर डे फूड चार्ज जो है इसको मान लेते हैं रुपीस वाई। दो चीजें यहाँ पर थी, क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। कि एक बच्चा हॉस्टल में जा रहा है तो उसको पहले तो रहने का चार्ज देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा मंथ का, तो वो ₹X है, फिक्स है वो उसमें कोई चेंज नहीं है ना, एक महीने का। और अब खाना पर डे खाएगा वो वेरिएबल है, मतलब जब खाओगे तो पे करो, जब नहीं खाओगे तो मत पे करो, ऐसा है। तो उसके हिसाब से देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, मतलब एक बच्चा 20 डेज के लिए खाना खाता है वहां पर, शी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, जो पहला बच्चा है ए, वो कितना पे करेगी x प्लस 20y, क्योंकि भाई x तो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही देना है, और 20y हो गया आपका 20 डेज के खाने का चार्ज, और मिला करके दोनों को जोड़ देंगे तो ये मिला करके कितना पे कर रही है वो ₹1000। तो ये ₹1000 आंसर आ गया। और ऐसे ही दूसरे बच्चे के लिए देखें तो 26 डेज का पे करना है उसे, तो ये 1180 हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे आप
बट जो कि बड़ी आसानी से हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से अगर करें तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x में से x कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका -6y और इधर की तरफ निकालोगे तो -180 हो जाएगा। 1000 में से 1180 माइनस करेंगे बेटा तो -180 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, क्या होगी y की वैल्यू -180 अपॉन में -6, कितना होता है ये 30। पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 माइनस 20y मतलब 600, दैट इज 400 आ जाएगा x की वैल्यू। यहाँ रख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें रख दोगे ना 20y मतलब 600 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 400 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 400। तो लास्ट में हम ये लिख देंगे, लास्ट में एंड लास्ट सेंटेंस जो होगा वो ये होगा, फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज 400 and per day food charge is equal to ₹30। एंड में ये सेंटेंस लिखना सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये सॉल्व करने के बाद ये एंड में सेंटेंस लिखना जरूरी है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन किस? नो सर। होता ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर 5/12 आ रहा है। ओके, यस सर 5/12 वेरी गुड। तो देखो बेटा, ये फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। वेरिएबल में मतलब अननोन में फ्रैक्शन जानने के लिए हमें, फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम ये करेंगे सॉल्यूशन में, लेट न्यूमरेटर बी न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर को मान लेते हैं डिनोमिनेटर बी वाई। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x अपॉन में y, फ्रैक्शन विल बी x अपॉन में y। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है जब न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मतलब डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, डिनोमिनेटर में तो y का y ही रहेगा लेकिन न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ से आपके पास बेटा एक इक्वेशन आ जाएगी, वो है ये 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही क्वेश्चन में दूसरा सेंटेंस जो दिया हुआ है उससे एक और इक्वेशन निकाल लेंगे कि जब डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया जाता है, मतलब x को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, एज इट इज रहेगा, लेकिन y में 8 ऐड कर देना है, तो ये 1/4 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब ये सॉल्व करना है। सॉल्व तो अब एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा मेथड मुझे लग रहा है। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ -y है, यहाँ पर -y है और यहाँ पर भी -y है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो तो। सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो होगा क्या, साइन चेंज हो जाता है, आपको पता ही है ये। मतलब प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और ये देखो क्या हो गया, 3x में से 4x माइनस करेंगे तो -8x आएगा और ये एलिमिनेट हो गया।
इसीलिए तो सब्ट्रैक्ट किया था एलिमिनेट करने के लिए, और ये आ जाएगा +5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, मतलब -x5 है तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये तो पता ही है आपको कैसे सॉल्व करते हैं। Yes. x हाँ राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, कई बच्चों को ना कंफ्यूजन रहता है इसमें, -x -5 होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर x5 आ जाएगा। ठीक है, कई बार मुझे बच्चे कहते हैं कैसे हो गया ये, -x होगा -5 के, बट माइनस माइनस कैंसिल होकर x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ओके, तो x की वैल्यू 5 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 टू गेट वैल्यू ऑफ y। तो देखो क्या हो जाएगा, 3x का मतलब 3 इंटू 5 माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 15 माइनस 3 कितना होता है, -12 इज इक्वल टू 0, है ना। 12 होगा, -12 नहीं सॉरी 12 होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 हो जाएगी। यस, x आ गया 5, y आ गया 12, मतलब न्यूमरेटर आ गया 5, डिनोमिनेटर आ गया 12। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 5 अपॉन में 12। तो आसान सा क्वेश्चन था, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हो। No, sir. एनी डाउट बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन? No, No, sir. no, sir. ओके ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। Yes, sir. Yes, sir. ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन है। Sir, total number of questions 20 and right answer के लिए 15, मतलब x is equal to 15 and y is equal to 5 आ रहा है सॉल्व करके। ओके वेरी गुड, बड़ी जल्दी कर दिया And- तुमने। हाँ सर, वो बहुत बार प्रैक्टिस हो गई थी इस वजह से। वेरी गुड, अब हम लोग ना थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैं आप लोगों को ना पहले थ्योरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, और मैं यहाँ पर मिनिमम क्वेश्चंस करें हम लोग करेंगे, मतलब मैं आपको 2-4 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, और 2-4 क्वेश्चन एक्सप्लेन करके और 20-40 क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए मैं बोल दूंगा। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, Okay, क्योंकि इस तरीके से सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा फिर। तो एक एक क्वेश्चन तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, और ज़रूरत भी नहीं है कि क्वेश्चन करने की, आप लोग खुद से ट्राई करके आएंगे घर से, और जो भी डाउट होगा वो यहाँ पर हम लोग डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, पूछ लेना आप लोग। लेकिन आप लोगों को पूछना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आकर के बैठ करके टाइम वेस्ट करके चले गए, है ना। थोड़ी सी आपको यहाँ पर प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, ध्यान से सीखने के लिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है इसमें, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको जल्दी जल्दी। यस ने स्कोर किया है, स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। ओके, मतलब टोटल स्कोर उसका 40 है। 3 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर के लिए मिलता है, राइट आंसर के लिए, और 1 मार्क के लिए 1 मार्क जो है माइनस हो जाता है, लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो 2 बातें हैं यहाँ पर। अब फिर से पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लो, मुझे तो समझ में आ गया कि क्या इसमें वेरिएबल है, क्या अननोन है। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for the each incorrect answer, then the Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो क्वेश्चन कितने थे वो पहले देखो, क्वेश्चन कितने थे, तो वो दो चीजें क्वेश्चन कितने थे वो कैसे निकलेगा, वो इस तरीके से निकलेगा कि लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड करेक्टली, ठीक है, सही कितने क्वेश्चंस किए हैं वो मान लेते हैं x है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली वो एज्यूम कर लेते हैं तो y, तो यही x प्लस वाई ही जो है ना वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यही है। अब यहाँ पर कोई बच्चा पूछेगा कि अच्छा ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया हो, अटेम्प्ट ही ना किया हो, तो ऐसा नहीं है, इसमें आप ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते हो। ठीक है बेटा, इसमें आपने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर उसने अटेम्प्ट करे हुए हैं, वो हमें अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ऐसा कोई सिचुएशन यहाँ पर दिया नहीं है कि उसने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं है।
या तो अटेम्प्ट किया है या अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। सॉरी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 मार्क्स उसको सही आंसर, सही क्वेश्चन जो किए हैं उसके लिए मिल रहे हैं। मतलब अगर उसने x क्वेश्चन सही किए हैं तो 3x हो जाएगा टोटल मार्क्स जो कि उसको मिले हैं सही करने के लिए, और उसमें से जाएगा कितने मार्क्स जाएंगे, y मार्क्स जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन पे 1 मार्क जाता है, ठीक है। तो y क्वेश्चन पे y मार्क्स जाएंगे, जाएंगे मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है, जाएंगे मतलब माइनस हो जाएगा ये। और ये सब मिला करके, सही गलत सब मिला करके उसके उसको मिल जो रहे हैं मार्क्स वो 40 है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। ऐसे ही कह रहा है कि दूसरा सिचुएशन ऐसा है, मतलब दूसरा पेपर है कहीं का, आप समझ सकते हो। मान लो IIT का एग्जाम है, उसमें 4 मार्क्स जो है वो सही क्वेश्चन करने के लिए मिलते हैं और 2 मार्क कट जाते हैं, 2 मार्क्स कट जाते हैं किसके, गलत करने के। तो ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। इनफैक्ट इसमें से 2 कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं बेटा। 2 कॉमन, देखो दोनों में सब में 2 कॉमन है ना, तो 25 नहीं बन जाएगा ये, 2x और माइनस y इज इक्वल 25। आई बात समझ में सबको? यस सर। वेरी Yes, sir. गुड। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना तो बहुत आसान है, 1 में से 2 को माइनस कर दो, फिर से वही बात, माइनस वाई यहाँ भी है, माइनस वाई यहाँ पर भी है, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे, वाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। और यही तो करना है हमें, एलिमिनेशन मेथड यही तो हमें बताता है कि आप एलिमिनेट करो, मतलब एक टर्म को एलिमिनेट कर दो, काम खत्म। तो x की वैल्यू ये कैंसिल हो गया, तो y एलिमिनेट हो गया, तो x की वैल्यू सीधा सीधा यहाँ से 15 आ गया। और x की वैल्यू 15 जब आ गया बेटा, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो 3 टाइम्स 15, 3 टाइम्स x था ना, 3 टाइम्स x, ठीक है, माइनस y, तो माइनस वाई लिख देंगे इक्वल टू 40। तो माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो 40 में से 45 माइनस होगा तो माइनस 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 5 आ गई। तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 15। तो ये हो गया सही क्वेश्चंस जितने किए हैं वो है 15। क्वेश्चंस करेक्टेड अटेम्प्टेड करेक्टली इज इक्वल टू 15 एंड क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्टेड इनकरेक्टली इज इक्वल टू 5। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू 20, Yes, sir. है ना। 15 + 5 सही गलत मिलाकर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 20 हो गए। कितने क्वेश्चन थे क्वेश्चन पेपर में, वही पूछा गया था टेस्ट में, कितने क्वेश्चन थे, तो 40 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, आई एम सॉरी 20 क्वेश्चन थे। 15 उसने सही किए, 5 उसने गलत किए, ठीक है, और उसको 20 क्वेश्चन टोटल थे। समझ में आई सबको, समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ चुका है, शायद 1 या 2 बार आ चुका है बोर्ड में ये। अब जिसने कर रखा होगा उसको आंसर भी पता होगा, याद होगा, तो ऐसे ही बता देगा। ट्राई करो, सभी बच्चे इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। जिन्होंने कर लिया है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं कर रखा है ये क्वेश्चन, डेफिनेटली वो सारे बच्चे ट्राई करेंगे। पहले पढ़ो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को और फिर ट्राई करो। Sir, 60 and 40 speeds हैं क्या? मे बी सर हाँ, sir, वही आ रहा है। x इज इक्वल टू 60 और y इज इक्वल टू 40। देखो, ये एक प्लेस ए है और ये दूसरा प्लेस बी है, ठीक है। ए और बी ये 2 प्लेसेस हैं, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, 100 किलोमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब कह रहा है कि 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी इन द एट द सेम टाइम। मतलब ए पॉइंट से भी एक कार जो है स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो, और बी पॉइंट से भी एक कार चलना स्टार्ट करता है।
इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ए जो है बी की तरफ जा रहा है और बी भी अपनी इसी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में नहीं कहना चाहिए, मतलब हाँ एक ही डायरेक्शन में ही जा रहा है, मतलब इधर की तरफ जा रहा है, देख सकते हो आप एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दोनों सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब ये है ए बी की तरफ जा रहा है, बस ऐसे समझो, मतलब ए बी का पीछा कर रहा है। तो कह रहा है दोनों 5 घंटे में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कॉमन सेंस तो ये कहता है डेफिनेटली ए की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो बी को पकड़ पाएगा और 5 घंटे में मिल जाएगा। मान लो बी चल रहा है 100 किलोमीटर पर आवर से और ए चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा ए बी को, तो ऑब्वियसली ए बी को पकड़ेगा, 5 घंटे में दोनों मिल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बी की स्पीड से ए की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार ए इज इक्वल टू, लेट स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स के पी एच मतलब किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार बी इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर, के पी एच मतलब किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए एंड बी इन 5 आवर्स, 5 घंटे में दोनों कितना चलेंगे, 5x एंड 5y रेस्पेक्टिवली, 5x किलोमीटर एंड 5y किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। ये बात समझ में आई? ये कैसे आ गया भाई, ये कैसे आ गया? तो ये ऐसे आया है कि मान लो इसकी स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर ले ली है, ए की स्पीड, कार ए की स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर ले ली है और 5 घंटे में ये दोनों मिल जाते हैं। तो 5 घंटे में फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो x किलोमीटर पर आवर है, टाइम 5 घंटा है, तो 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 5x, यही हुआ ना, डिस्टेंस 5x चलेगा ये। और जो दूसरी कार है बी कार जो है वो 5y डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, कितने टाइम में, 5 घंटे में। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, यस सर। हाँ। अब यहाँ पर तुम कॉमन सेंस लगाओ कि मान लो 5 घंटे के बाद दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं, इस पॉइंट पे मिल जाते हैं, तो ए तो यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा और बी यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा। ठीक है, इतना इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो मतलब दोनों के डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो 100 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई सबको बेटा? ए जो है वो ए, दोनों मान लो इस पॉइंट पे, ये यहाँ पर आकर के दोनों मिल गए, इस पॉइंट पे आकर के दोनों मिल गए, तो इस पॉइंट तक आने के लिए ए चल के यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये ऑब्वियसली यहाँ से चलेगा तो यहाँ तक आएगा, और बी यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ इतना ही चलेगा, थोड़ी दूरी चलेगा देखा जाए तो दोनों का डिस्टेंस को, दोनों का जो डिस्टेंस 5 घंटे में चले हैं तो वो 5x और 5y है, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 5x माइनस 5y कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और 5 कॉमन देख सकते हो आप, 5 दोनों में कॉमन है, 5 कॉमन है तो क्या करेंगे, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, 5 को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये पहला इक्वेशन आ गया। अगेन ठीक है, एक और सिचुएशन दी हुई है, उस बात को भी समझो। इस सिचुएशन में क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, इस सिचुएशन में ये दिया हुआ है कि दोनों जब एक तरफ आ रहे हैं, ठीक है, दोनों जब है एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तब उस केस में 1 घंटे में ही मिल जाते हैं, ये लिखा है ना। तो दोनों जब एक दूसरे की तरफ आते हैं मतलब ए जो है बी की तरफ जा रहा है और बी ए की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। कितना टाइम में मिल रहे हैं दोनों, 1 घंटे में मिल रहे हैं, तो 1 घंटे में ये कितना चल पाएगा जबकि इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। अगेन distances traveled by A and B in 1 hour are x and y respectively, x किलोमीटर and y किलोमीटर respectively। ठीक है, 1 घंटा क्यों लिया बेटा, क्योंकि दोनों 1 घंटे में मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। कैसे भाई, क्योंकि ये मान लो कि डिस्टेंस x तक चल के आया, सपोज यहाँ तक चल के आया ये, और ये b चल के आया यहाँ तक y किलोमीटर तक, दोनों जोड़ेंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो दिया हुआ है ना कि 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये x चलेगा, ये y चलेगा, दोनों मिल करके कितना चल लेंगे, दोनों जब मिल जाएंगे मतलब 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो गया दोनों को मिला करके, तो यही दूसरा इक्वेशन आ गया। सर Okay. इसमें वाली इक्वेशन फॉलो हो रही है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बिल्कुल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही फार्मूला लगाया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसी से निकला है ये x इंटू वाई, मतलब x इंटू 1 तो x ही होगा और y इंटू 1 y ही होगा, है ना। 1 आवर, देखो ये जो a है ना वो उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ऑब्वियसली x इंटू 1 तो x इंटू 1 x ही होता है, इसीलिए x लिया है।
और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b इज इक्वल टू y इंटू 1, तो y इंटू 1 y ही होगा। और दोनों डिस्टेंसेस को जोड़ देंगे, है ना। इन दोनों डिस्टेंसेस को आप अगर जोड़ दोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, दोनों डिस्टेंसेस को जोड़ने का मतलब ये है कि ये चलेगा, देखो ये चलेगा इतना और दूसरा चलेगा इतना, दोनों मिला करके कितना चलेंगे, पूरा 100 किलोमीटर, है ना। इसीलिए वो 100 आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। Yes. और फिर दो इक्वेशंस आ गए, अब दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 120, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60, x की वैल्यू 60 आ जाएगी, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो y की वैल्यू तुम्हें 40 मिल जाएगी, है ना। x की जगह पे 60 रखोगे तो y की वैल्यू 40 मिल जाएगी। तो यही आ गया दोनों का स्पीड। हम लिख सकते हैं यहाँ से स्पीड ऑफ कार्स आर 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, है ना। बी कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होगी और ए कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होगी। और उस केस में हम कह सकते हैं कि पहले केस में जब दोनों एक दूसरे की तरफ जाए, मतलब सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो उस केस में 5 घंटे में मिल जाएंगे, और एक दूसरे की तरफ आएंगे तो 1 घंटे में मिल जाएंगे। ऑब्वियसली 1 घंटे में मिलेंगे। 1 घंटे में कितना चल लेगा, एक कार 60 किलोमीटर, और दूसरा कार कितना चल लेगा 1 घंटे में, जब उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 40 किलोमीटर, दोनों मिलके कितना चल गए, 100 किलोमीटर चल गए, मिल गए दोनों आपस में। आई बात समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो भी देखते हैं। सर बस 2 मिनट होने वाला है। ओके।
बाकी बच्चे भी देख सकते हो कि सिचुएशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इनिशियल कंडीशन में तो ये सिचुएशन है कि एक रेक्टेंगल है जिसके डायमेंशंस x और y हैं, लेंथ x है, विड्थ y है। दूसरा सिचुएशन इसमें दिया हुआ है कि लेंथ को 5 यूनिट घटा देना है, कम कर देना है, और विड्थ को 3 यूनिट बढ़ा देना है, तो ऐसा फिगर बन जाएगा। और एक और सिचुएशन दिया हुआ है जिसमें कि लेंथ को भी 3 यूनिट बढ़ाना है और विड्थ को भी 2 यूनिट बढ़ाना है। तो सर आ गया, breadth equals to 9 and length equals to 17. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सर मेरी ब्रेथ 9 आ रही है, मतलब मेरे डायमेंशंस में मैंने y ब्रेथ ली है तो वो 9 आ रही है। नहीं, उससे कोई इशू नहीं है, डायमेंशंस निकालने हैं। हाँ, तो देखो सबसे पहली बात तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों, एक्स वाई होगा इसका एरिया। जब लेंथ एक्स है और विड्थ वाई है बेटा, तो एरिया कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। अब सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ये सारी बातें लिखनी है। लेंथ लेट डायमेंशंस बी एक्स एंड वाई, मतलब लेंथ एक्स है और विड्थ वाई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई सबसे पहली बात कि ओरिजिनल एरिया कितना है, एक्स वाई है, मत भूलना ये ओरिजिनल एरिया। अब आते हैं नए सिचुएशन पे, जब लेंथ को 5 यूनिट कम कर दिया जाता है और विड्थ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाता है, तो उस केस में एरिया होगा कितना, एरिया इस केस में होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब नया लेंथ और नई ब्रेड्थ, नई विड्थ। तो ये आपका नया विड्थ है और ये नई लेंथ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। तो ये नया एरिया है, और ये नया एरिया जो है ये 9 यूनिट कम हो गया है, 9 यूनिट कम हो गया है, तो 9 यूनिट ऐड कर दो तो अब बराबर हो जाएगा पुराने वाले एरिया के। ये समझ में आया? ये एरिया है नया एरिया, मतलब इसका इस रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, ये इस रेक्टेंगल का एरिया है ये। और ये कम हो गया था, क्यों कम हो गया था भाई, क्योंकि इसके लेंथ को कम कर दिया था, विड्थ को बढ़ा दिया था, तो जरूरी थोड़ी ना बढ़ जाएगा, ये हो सकता है कम हो जाए। तो कम क्वेश्चन में दे रखा है, कम हो रखा है, 9 यूनिट स्क्वायर कम हो रखा है, तो कम हो रखा है तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा, तो बराबर हो जाएगा पुराने वाले एरिया के, जो ओरिजिनल एरिया था। पुराना मतलब ओरिजिनल एरिया, पुराने एरिया से मतलब मेरा ओरिजिनल एरिया है। ये स्टेटमेंट बेटा सबको समझ में आ गई, जिसने नहीं किया है क्वेश्चन उसको समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, ये आपका नया एरिया है और ये कम था 9 यूनिट स्क्वायर, मतलब ओरिजिनल से। तो ओरिजिनल या तो ऐसा भी आप कह सकते हो, ओरिजिनल में से 9 माइनस कर दो, या यूं कहो कि जो नया वाला है उसमें 9 ऐड कर दो, तो बात बराबर हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट में जो क्वांटिटीज हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा। मल्टीप्लाई करना सभी बच्चे जानते होंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा, ब्रांड न्यू इक्वेशन सॉरी, इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास पहला इक्वेशन, 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन कैसे निकलेगा, दूसरा इक्वेशन निकलेगा इस रेक्टेंगल में, देखो क्या लिखा हुआ है। इसके लिए लिखा हुआ है कि जब हम लेंथ को बढ़ा देंगे और विड्थ को भी बढ़ा देंगे, तो ये कोई कॉमन सेंस की बात है भाई, एरिया बढ़ेगा ही, नेचुरली एरिया बढ़ जाएगा। तो अब नया एरिया होगा क्या, नया एरिया हो गया नया लेंथ इंटू नया विड्थ, नया लेंथ और नया विड्थ को मल्टीप्लाई करके नया एरिया आ जाएगा। और ये एरिया बढ़ चुका है, ज्यादा हो चुका है, ठीक है, तो ज्यादा हो गया है तो कम कर दो तो बराबर कर हो जाएगा, ठीक है। पुराने एरिया के बराबर करने के लिए, ये तो ज्यादा था ना भाई, ये ओरिजिनल एरिया से तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो ज्यादा है तो बराबर करने के लिए, मतलब ओरिजिनल एरिया के बराबर करने के लिए माइनस कर देंगे तो हिसाब बराबर। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 67 इज इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा आपका। और फिर ये एक और आपके पास एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0, जो कि सेकेंड इक्वेशन कहलाएगा। आई होप समझ में आया होगा सबको। यस सर। हाँ, अब Yes, ये sir. फर्स्ट, हाँ अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर मान लो आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे बच्चों, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और उसमें से सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखना, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 5 2 जा 10y माइनस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 0। इस पूरे इक्वेशन को हमने क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है फर्स्ट इक्वेशन को, तो 3x को भी है ना, फिर 5y को भी और 6 को भी, माइनस 6 को भी। ये बात समझ में आई सबको?
है ना, तो ये इक्वेशन आ जाएगा आपके पास। ओके, और फिर सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड इक्वेशन आपके पास देख ही रहे हो, सेकंड इक्वेशन कहाँ पर है आपको दिख रहा होगा, ये रहा सेकंड इक्वेशन, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है सभी टर्म को, 2x को भी 3y को भी 61 को भी। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपके पास जो टर्म्स आएंगे वो 6x आएंगे, फिर 9y होगा और माइनस 3 183 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपके पास। और माइनस करना है तो माइनस प्लस, ये देखो साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। फिर आपके पास ये -10 -9 आ गया तो -19y हो जाएगा। और ध्यान से देखो बेटा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 171 प्लस 171 इज इक्वल टू 0। तो -19y इज इक्वल टू -171, और गेस करो क्या होगा, -171 बाई 19 -19, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये पता है आपको कितने पे जाता है, 9. 9. यस 9 पे जाएगा ये। तो y की वैल्यू आ गई 9। अब y की वैल्यू को क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 हमारा क्या था बच्चों, याद करो, देखो ऊपर देखो, ये रहा 3x माइनस 3x, x निकाला है हमने, नहीं y निकाला है हमने, 3x माइनस 5 टाइम्स y जो कि 9 निकाला है इक्वल टू 0। तो 3x 9 5 जा 45, 45 में 6 माइनस है कितना आ जाएगा, -51, तो ये हो जाएगा 51, और ये आ जाएगा x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 17. 17, सॉरी 17 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 17 एंड y की वैल्यू 9 आ जाएगी। देयरफॉर डायमेंशंस इज इक्वल टू, डायमेंशंस आर 17 एंड 9। सेंटीमीटर मीटर जो भी था वो लिख देते हैं, यूनिट्स है, यूनिट ही है। ओहो, आई होप ये क्लियर है, ये समझ में आया सबको, या कोई Yes, कंफ्यूजन, Yes, sir. Yes, sir. एनी कंफ्यूजन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ये देखो एक्सरसाइज है, ये जो टॉपिक है इसमें, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है, ये सब के सब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है, लेकिन इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इक्वेशंस व्हिच कैन बी, ये टॉपिक जो है वो है इक्वेशंस व्हिच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, एलईटीवी का मतलब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जिनको आप लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, हालांकि इनिशियली वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स नहीं होते हैं। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल, यही देख लो आप, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है, बिकॉज ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का नहीं है, बिल्कुल 1/x लिखा हुआ है, तो क्लियरली ये इस फॉर्म का नहीं है। तो इसको लेकिन हम चेंज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में। कैसे बेटा, जैसे पहले इक्वेशन में आप क्या करो, फर्स्ट पार्ट में क्या करो, 1/x को ना आप ले लो u, और 1/y को ले लो v। तो हमारा जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, पहले पार्ट का फर्स्ट इक्वेशन जो है वो कैसा बन जाएगा, u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2, और u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6, ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा बन गया। तो अब तो हो गया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये देखो अब हो गया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये u और v में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। समझ में आया बेटा, डिनोमिनेटर में 2 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मतलब इक्वेशन अगर इस तरीके की हो तो हमें इक्वेशन अगर इस तरीके की है तो हमें इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कहलाएगा। इसके डिनोमिनेटर में 2 भले ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, x डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। Yes, sir. हाँ, तो इक्वेशन बन गई ना बेटा, इक्वेशन तो बन गई ना, इक्वेशन बन गई तो अब इसको सॉल्व भी आप आसानी से कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, चाहो तो आप एलसीएम ले लो पहले, ठीक है, इक्वेशन एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 6, फिर कितना आ जाएगा 3, या इक्वेशन लेने की बजाय ज्यादा बेहतर ये है, क्या पता है, फर्स्ट इक्वेशन को ना, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन को क्या करो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो,
और उसमें से सेकंड इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन को 1/3 से जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो इसके हर एक टर्म को 1/3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके हर एक टर्म को, इसके हर एक, इस इक्वेशन के हर एक टर्म को आपको 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है बेटा? 1/3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ये लो, मैंने पहले वाले को, इसको मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये u/6 हो जाएगा। अगला वाला v/9 हो जाएगा जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 2 को 1/3 से मल्टीप्लाई करने पे 2/3 हो जाएगा। और 1 मिनट, सेकेंड इक्वेशन को सिमिलरली, ये जो सेकेंड इक्वेशन आपको दिख रहा है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा बच्चों? u/6 प्लस v/4 इज इक्वल टू 13/6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/12 हो जाएगा। और माइनस करना है तो माइनस कर दिया। लो, अब माइनस जब करोगे ना तो ये u/6 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये v/9 माइनस v/4, आपको पता है कैसे करते हैं ये? v/4, अच्छा आंसर भी निकाल दिया, वेरी गुड, साहिल ने आंसर बता दिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, देखो क्या आ जाएगा। पहले तो एलसीएम लेंगे, v/9 माइनस v/4 करना है ना, तो एलसीएम लेते हैं हम, 36 एलसीएम हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 4v माइनस 9v इज इक्वल टू, और 2/3 में से 13/12 को माइनस करना है तो एलसीएम 12 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 13 तो माइनस 5/12। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। माइनस 5v/36 इज इक्वल टू माइनस 5/12, और माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 12 से 3 पे कैंसिल, तो v की वैल्यू हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आप लोग खुद से कर ही सकते हो आई थिंक, जहां तक मुझे समझ में आता है। 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 और 36 और 12 आपस में कैंसिल होकर के ये आ जाएगा, v की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये सर 3 गलती से 30 लिख दिया था। ओके, v की वैल्यू 3 जो है अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे बच्चों। ये रफ वर्क था, ऐसे समझाने के लिए लिखा था मैंने, ये रफ में आपको करना चाहिए, है ना। ये माइनस प्लस वाला काम जो है वो रफ में करना चाहिए। ओके जी, इक्वेशन 1 में देखते हैं अब। नाउ पुट v इज इक्वल टू 3, पुट v इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, u/2 प्लस v/3, ये है ना इक्वेशन, तो हमारा ये है इक्वेशन, ये है। इस इक्वेशन में हमें, ये है इक्वेशन, इसमें हमें v की जगह पे 3 पुट करना है। तो u/2 प्लस 3/3, v की जगह 3 रखेंगे तो 3/3 1 होता है तो 2 आ जाएगा। तो u/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, u/2 इज इक्वल टू, क्योंकि 2 - 1 1 ही होता है। और फिर u की वैल्यू हो जाएगी 1, तो u की वैल्यू आ जाएगी 1, तो u 1 आ गया और v 3 आ गया। लेकिन हमें u v नहीं निकालना है, हमें u और v नहीं निकालना है, हमें x और y निकालना था। तो x और y क्या होंगे जरा सोचो, रेसिप्रोकल्स। 1/2 and 1/3. यस, u की वैल्यू, तो u जो है वो क्या है, 1/x के बराबर था, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 1। v किसके बराबर था, 1/y के बराबर था, ठीक है। और यहाँ से v की वैल्यू तो हमने 3 निकाली हुई थी, 3 1/y के इक्वल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1/3 के इक्वल। यही आपका आंसर है, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/3, ये आपका आंसर आया। आई बात समझ में सबको? Yes, sir. तो इस एक्सरसाइज में ऐसे कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें कि, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कि आपको, टॉपिक्स गलत बोल दिया मैंने, एग्जांपल्स ऐसे हैं, क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कि आपको पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में चेंज करना है, और फिर उसके बाद आपको ऐसे ही लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व कर देना है। आई होप सबको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन किसी को किसी स्टेप में तो पूछ सकते हो। No, sir. No, sir. ओके, वेरी गुड। सेकेंड इक्वेशन बेटा ऐसे ही है। सेकेंड इक्वेशन में भी आपको क्या करना चाहिए, देखो ध्यान से देना। सेकेंड इक्वेशन में क्या करना चाहिए आपको, एक मिनट रुक जाओ। सेकेंड इक्वेशन देखो। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या करोगे, 1/√x को ना कुछ एज्यूम कर लो, 1/√x को u एज्यूम कर लो, और 1/√y को v एज्यूम कर लो। तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 4u प्लस माइनस 9v इज इक्वल टू -1। अब तो सॉल्व करना आसान हो गया, जैसे भी सॉल्व मर्जी कर लो, और फिर उसके बाद इसकी जगह पे रख देना u की वैल्यू, तो 1/√x आ जाएगा। स्क्वायर कर दोगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। समझ में आया? ये ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसमें भी वैसे ही है, फोर्थ में भी वैसे ही है। 1/x को तुम u ले लो और y को y ही छोड़ दो, y को y ही रहने दो, तो इससे इक्वेशन बन जाएगी 4u प्लस 3y इज इक्वल टू 14।
और 3u माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ऐसे ही इसमें क्या करना है, 1 में x माइनस 1 को तुम u ले लो और 1 में y माइनस 2 को v ले लो, तो इक्वेशन जो है चेंज होकर के 5u प्लस v इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके u v की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इसके बाद इसमें पुट करके फिर x की और y की वैल्यू निकाल लेंगे। कर लोगे ना बेटा ये सारे क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes, sir. सारे क्वेश्चंस लगभग ऐसे ही हैं, ठीक है। इसमें जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस लगभग ऐसे ही हैं। अब हम लोग ना थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम इसमें एक्स्ट्रा और दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस 3.6 का मैंने एक ही क्वेश्चन बताया है आपको, बाकी क्वेश्चन का हिंट दे दिया है, तो आप लोग खुद से ट्राई करना और जो डिफिकल्टी हो, नहीं समझ में आया क्वेश्चंस, वो आप अगली क्लास में पूछ लेना। Okay, sir. ये देखो, इसका वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम जब भी आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा इस तरह के क्वेश्चंस, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये रो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कितने बच्चों ने नहीं किया है ये बताओ मुझे, कितने बच्चे नहीं जानते हैं डाउन स्ट्रीम, रो स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, वो मुझे बताएंगे बस। और इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, कोई छोटे नहीं हो जाओगे आप बताओगे तो, नहीं किया हो तो नहीं किया हुआ है, ठीक है। आइडिया अगर नहीं है इसका रो अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो आप बता सकते हो मुझे, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको डिटेल में, नहीं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा खाली। एनीवन जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है? कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है चलो करो फिर, ट्राई करो बेटा, सभी बच्चे क्वेश्चन को ट्राई करो, आंसर निकालो। Sir, chat box में लिख दिया. सर आ गया मेरा। Yes. ओके मान लो कि ये रिवर है, ठीक है, और इसमें कोई बोट चला रहा है और रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, पानी इस तरफ बह रही है, तो कोई रिवर को इस डायरेक्शन में ही ले जाएगा, पानी के साथ ही ले जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, डाउनवर्ड, डाउन स्ट्रीम, ये कहलाता है डाउन स्ट्रीम। और वाटर इधर की तरफ का फ्लो है, और जब सॉरी वाटर का फ्लो इस तरफ का है राइट में, और तुम ले जाओगे लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा फिर उस केस में, अप स्ट्रीम कहलाता है वो। और इसमें 2 स्पीड्स होते हैं, एक तो होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब जब पानी मूव नहीं कर रहा है, ठहरे हुए पानी में, ठीक है, तो उसमें एक अपनी बोट की स्पीड होगी, वो मसल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, कितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा उतना ज़्यादा वो चलेगा अपना। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एक ही बात है, कभी कभी करंट लिखते हैं, कभी कभी स्ट्रीम लिखते हैं, यहाँ पर करंट लिखा हुआ है तो करंट ही लिख देते हैं। स्पीड ऑफ करंट को मान लेते हैं, स्पीड ऑफ करंट को मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड इन अप स्ट्रीम जो है ना, स्पीड इन अप स्ट्रीम ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड इन होना चाहिए, सॉरी स्पीड ऑफ नहीं, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम जो है
स्पीड इन डाउन स्ट्रीम जो है बेटा ये होना चाहिए x प्लस वाई। जब आप पानी के साथ जाओगे, जब पानी का मूवमेंट भी इधर की तरफ ही है और नाव चलाने वाला भी अपना नाव जो है वो इधर की तरफ ही ले जाएगा, ठीक है, तो उसको सपोर्ट मिलेगा, उसकी स्पीड x प्लस वाई हो जाएगी। और पानी के अगेंस्ट जाओगे तो उस केस में स्पीड कम हो जाती है। तो ये हो गया आपका स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, टाइम 2 आवर है, और किस में, डाउन स्ट्रीम में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है, डाउन स्ट्रीम में तो स्पीड x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 20/2 के, डिस्टेंस बाय टाइम के। मतलब x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? सॉरी, x प्लस वाई होगा, डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई होता है, ये मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो है वो x प्लस वाई होगा, लेकिन स्पीड तो हम टाइम के फार्मूले से, डिस्टेंस बाई टाइम के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, और दोनों बराबर होने चाहिए ऑब्वियसली। तो x प्लस वाई जो है वो 20/2 के इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू 10 के इक्वल होना चाहिए। अगेन अप स्ट्रीम में जो है उसको टाइम लगता है 2 आवर्स 4 किलोमीटर ट्रैवल करने में। तो अप स्ट्रीम में तो टाइम जो स्पीड होगी अप स्ट्रीम में वो x माइनस वाई होगी, लेकिन जो स्पीड फार्मूले से जो जो सिचुएशन दी हुई है उससे अगर निकालेंगे तो 4/2 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम होता है फार्मूला स्पीड का। तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब इसमें आपको कैसे सॉल्व करोगे, आप जानते ही हो कैसे सॉल्व करोगे, टू ऐड कर दो सीधा सीधा, तो 12 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, और x की वैल्यू 6 यहाँ रख दोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 4। देयरफॉर स्पीड ऑफ पूछा क्या है इसमें, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो स्पीड ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना इसी को हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये सारी बातों को ना कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पर, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर खाली x किलोमीटर की जगह पे क्या कर देंगे, 6 किलोमीटर पर आवर कर देंगे, और यहाँ पर y किलोमीटर की जगह पे बेटा 4 किलोमीटर पर आवर कर देंगे। हो गया, आंसर यही आ गया। सीबीएसई में ये लास्ट सेंटेंस लिखना जरूरी होता है। समझ Okay, में sir. समझ में आया बेटा सबको? ये Yes, sir. एनी Yes, sir. कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो मिक्सअप कर दिया इन्होंने क्वेश्चन को, ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है, टाइम एंड वर्क। ध्यान से पढ़ो सभी बच्चे और क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Done, sir. वेरी गुड। तुमने किया हुआ है, पहले से कर रखा है सारे क्वेश्चन नहीं? हाँ सर, 4 बार एग्जाम हो चुके हैं, तो ये चैप्टर 4 बार आ चुका है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। प्रैक्टिस। आज के टेस्ट में कितने मार्क्स आए तुम्हारे? आज का टेस्ट था, आज टेस्ट था ना? सर मार्क्स रिपोर्ट मैंने देखी नहीं, देखूंगा एक बार। ओके।
स्कूल तुम लोगों में से कोई जाता है अभी? स्कूल तो शायद मेरे ख्याल से ऑप्शनल है ना, 9 to 12 के बच्चों के लिए ओपन है ना? क्या सर? 9th से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल तो ओपन है ना अभी? No, sir. No, sir. ओके। अच्छा देखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जिन बच्चों को आता है करना वो तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो करते रहे अपना खुद से ही। लेकिन जिन बच्चों को आइडिया नहीं है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा ध्यान से सुनना सभी बच्चे। देखो, एक तो वर्क है, कोई भी वर्क है, जैसे मान लो कि एक सेकंड के लिए एज्यूम कर लो कि एक कमरे की पुताई करनी है, पेंट करना है, ठीक है, एक कमरे का पेंट करना है। तो अब मान लो कि एक सेकंड के लिए ये सारी बातें हाइपोथेटिकल है, मतलब इसको लिटरली मत लेना। जनरली क्या होता है, इंसान ना अपने पे आ जाए तो फिर तो वो 2 मिनट आधे घंटे में भी पेंट कर देगा है ना। और चाहे तो वो 5 दिन तक पेंट करता रहे। तो ऐसे सोचो ध्यान से कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचो। एक कमरे को पेंट करना है, हमारे पास 3 लोग हैं, और ये तीन यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स है ना, अब ये प्रैक्टिकली अगर बात करें तो 3 लोग जो होते हैं वो तीनों की कैपेसिटी अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि तीनों की कैपेसिटी सेम है। जैसे अगर 3 वुमेन है तो 3 वुमेन की कैपेसिटी में हर एक वुमेन की कैपेसिटी हम एज्यूम करेंगे कि सेम है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। 3 मेन है तो 3 मेन की कैपेसिटी जो है वो हम एज्यूम करेंगे कि तीनों की अपनी जो कैपेसिटी है इंडिविजुअली वो सेम है। ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, लेकिन यहाँ हम एज्यूम करेंगे ये बात, ठीक है। ओके, कोई कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा, कोई ज्यादा एफिशिएंट होगा, कोई कम एफिशिएंट होगा, लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ पर सारे बराबर एफिशिएंट है, मतलब एक जैसे ही काम करते हैं, सबकी मतलब रोबोट है एक तरीके से, सब एक जैसे ही काम करते हैं। एक कमरे को पेंट करना है, मान लो कि एक कमरे को पेंट करने में एक सेकंड के लिए मान लो कि 2 लोग लगते हैं, एक दिन में कंप्लीट करना है। तो इस कमरे को पेंट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है एक दिन में काम खत्म करने के लिए। तो अकेला आदमी कितने दिन में करेगा? एक आदमी कितने दिन में करेगा? फिर 2 दिन में करेगा, 2 days में। जब 2 लोग एक दिन में करते हैं, 2 लोग मिल करके 2 men जो है एक दिन में करते हैं, तो 1 man कितने दिन में करेगा? 2 days में करेगा नेचुरली। या वो छोड़ो, हाँ, ये अगर तुम्हें एग्जांपल अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ा देता हूँ ताकि उसमें समझने में आसानी हो जाए। एक कमरे को पेंट करने में या एक घर को, पूरे मकान को पेंट करने में 10 लोग लगते हैं, ठीक है, एक दिन में पेंट हो पाता है। समझ लो बात को। 10 men जो है ये मिल करके एक दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो अकेला आदमी कोई अगर पेंट करने के लिए चला जाएगा तो कितना दिन लगाएगा? 10 days लगाएगा। समझ लो बात को। Yes, sir. 2 men, 2 आदमी अगर आ जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? 5 days. 5 days. समझ लो बात को। ये हाँ, ये वर्क जो है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप के होते हैं। अगर लोगों के मतलब लेबर के नंबर को बढ़ा दोगे ना तो डेज कम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर तुम ऐसे भी करो कि लेबर के नंबर को घटा दोगे अगर, तो डेज बढ़ जाएंगे। जैसे अब इमेजिन करो कि जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, 20 लोग लगा दिए, 20 men लगा दिए, तो एक दिन में काम खत्म होता था, अब क्या हो जाएगा, आधे दिन में ही काम खत्म हो जाएगा, डेज कम हो जाएगा। समझ लो बात को। हाँ बेटा, समझ में आया है सारी बातें ये? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो, Yes, sir. हाँ, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है, एक कोई वर्क है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है। एम्ब्रॉयडरी वर्क को 2 वुमेन और 5 men मिल करके 4 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम मान लेते हैं यहाँ पर, लेट 1 man अलोन, 1 man कैन फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन X days, आदमी, ठीक है, मैन। और 1 woman जो है, एक वुमेन जो है एम्ब्रॉयडरी वर्क को वाई डेज में खत्म करती है, अकेले अकेले, मतलब अकेले अगर करेगी ना वो तो वाई डेज में करेगी, और एक आदमी जब करेगा तो वो X days में करेगा, ऐसा मान लेते हैं हम। ओके, तो अब समझो, अब यहां पर एक थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन यहां पर आ रहा है। मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, 2/x + 5/y इज इक्वल टू 1/4। ये क्या लिख दिया भाई, ये क्या लिख दिया, ये क्या लिख दिया? ये इक्वेशन बनेगी, ये जो सेंटेंस है ना इसका मतलब ये इक्वेशन है, इस सेंटेंस का मतलब ये इक्वेशन है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनना भाई। अकेला आदमी काम कर रहा है, X दिन में खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर पाएगा वो? 1/x का वर्क कर पाएगा, 1/x वर्क कर पाएगा। समझ में आई बात? ये कैसे 1/x भाई? कि अगर सोचो कि
अगर मान लो कि जैसे कि एक कमरे को, एक मकान को पेंट करने में 10 दिन लगता है, एक आदमी को, एक मैन को 10 दिन लगते हैं, 10 डेज लगते हैं, तो एक दिन में वो कितना काम कर पाएगा? मतलब जितना मकान है उसका 10वां हिस्सा कंप्लीट कर पाएगा, वो 1/10 पार्ट कर पाएगा वर्क। यस ये बात सर, है ना? तो वही बात यस है। सर, हाँ, यही बात है कि 10 दिन में होता था काम कंप्लीट, तो एक दिन में 1/10 पार्ट ऑफ द वर्क हो पाएगा। तो x डेज में अगर काम कंप्लीट होता था, तो एक दिन में 1/x पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, वर्क अगर मान लो एक x डेज लग रहे हैं, तो एक दिन में जो काम हो पाएगा वो 1/x हो पाएगा, 1/x पार्ट ऑफ द वर्क। या यूं समझे तो 1/x पार्ट ऑफ द हाउस जो है वो पेंट हो पाएगा। बस इतना समझ लो आप। अब लेकिन ये तो एक बंदे का हुआ ना, लेकिन यहाँ तो टू वुमेन लगे हुए हैं, है ना? यहाँ पर 2 वुमेन है, तो यहाँ पर 2/x क्यों लिख दिया मैंने भाई? ये तो गलत कर दिया। 5 मैन है, तो 5 मैन है तो 5/x होगा ये, और ये 2/y होगा। ठीक है, मैन को तो मैंने x डेज में माना है ना, कि मैन जो है वो, एक मैन जो है वो x डेज में काम को कंप्लीट करता है। तो एक दिन में कितना काम हो पाएगा बेटा? 1/x हो पाएगा। ये क्या है? 1/x पार्ट ऑफ एक दिन का वर्क है, 1 डेज वर्क। चलो मैं लिख ही देता हूँ, मेरे ख्याल से इतना कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। 1 डेज वर्क of 1 day's work done by a man, one man is equal to 1/x। ठीक है, तो 1 day's work done by 5 men, 5 men, ये कितना हो जाएगा? 5/x, सीधा सीधा। ठीक है, ऐसे ही यस, 1 day's work जो है डन बाय अ वुमन, एक औरत कितना काम करेगी? 1/y पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी हो सकता है ज्यादा हो। तो 1 day's वर्क डन बाय 2 women, 2 women कितना हो जाएगा बेटा? 2 women कितना हो जाएगा? 2/y। समझ में आया ये? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये इतना सारा जो है ना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको किया हुआ है ये चीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आप सीधा स्टार्ट करना। ठीक है, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है। लिख दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, सही होगा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा सीधा देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 2 women का मतलब हो गया 2/y, और 5 men मतलब 5/x इक्वल टू। अब भाई ये 4 दिन में काम को खत्म करते थे, लेकिन ये जो निकला हुआ है ये क्या है? 2 women और 5 men का एक दिन का वर्क है, एक दिन का वर्क है। तो एक दिन में कितना काम खत्म हो पाएगा? अगर उस काम को कंप्लीट होने में 4 दिन लगते हैं तो 1/4, यस सर, 1/4 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। समझ में आई बात ये? ऐसे ही यस सर, हाँ, ऐसे ही 3 women और 6 men, 3 women का मतलब हो गया 3/y, और 6 men का मतलब हो गया 6 men का मतलब हो गया 6/x। ये जो 3/y प्लस 6/x है, ये क्या है? ये 3/y जो है, ये 3/y है 3 औरतों के द्वारा किया गया काम। ठीक है, और 6/x क्या है? 6 आदमियों के द्वारा किया गया काम। ठीक है, और ये एक दिन का काम, एक दिन का काम, और दोनों मिला देंगे तो ये 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर के एक दिन में 3/y प्लस 6/x काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक दिन में काम हो कितना पाएगा भाई? एक दिन में तो काम हो पाएगा 1/3, क्योंकि देख ही सकते हो आप, 3 दिन लगते हैं, है ना? 3 women और 6 men मिला करके 3 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। तो एक दिन में 3 women 6 men, 3 women 6 men एक दिन में कितना काम कर पाएंगे? तो 1/3 कर पाएंगे, 1/3 पार्ट ऑफ द वर्क, मतलब 1/3 काम कर पाएंगे। तो ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन आई है ना बेटा, ये इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में नहीं है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? put 1/x is equal to u and 1/y is equal to v। तो ये इक्वेशन कन्वर्ट कैसा हो जाएगा? ध्यान से देखो तो 5u plus 2v is equal to 1/4, और दूसरा इक्वेशन जो है बन जाएगा 6u plus 3v is equal to 1/3। ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बहुत आसान तरीका है। पहले इक्वेशन को, ये थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड तो हमने इसको मान रखा था इसीलिए। और फिर क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके और फोर्थ इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। 6 5 जा 30u प्लस 6 2 जा 12v
इज इक्वल टू 6/4 का मतलब होता है 3/2। और जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 30u आ जाएगा, प्लस 5 3 जा 15v हो जाएगा, और 5/3 आ जाएगा। माइनस कर दो बेटा, लो माइनस कर दिया तो -3v आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, फिर ये आ जाएगा 9 -5 2 जा 10। कुछ गलती हो गई, कुछ गलती हो गई। हाँ ठीक है, सॉरी, -3v है, सही है, -3v है। तो ये -3v इज इक्वल टू -1/6 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर के v की वैल्यू 1/18 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, पुट v इज इक्वल टू 1/18 इन थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 5u प्लस 2 टाइम्स 1/18 v की जगह पे 1/4 के इक्वल। इसमें ना कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा है भाई, कैलकुलेशन भी ज़्यादा है, और ऐसे भी दिमाग लगाने वाला भी क्वेश्चन था, क्योंकि वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोगों ने ज़्यादा करी नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन टफ लग रहा होगा। जो चीज़ हम लोग ज़्यादा करते हैं ना उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो 5u आ जाएगा 5/36 के इक्वल, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो u की वैल्यू आ जाएगी 1/36। u भी आ गया बेटा, तो x और y की वैल्यू भी आ गई। देयरफॉर x इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 18। यही निकाला है क्या? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। तो बेसिकली इसमें करना क्या था, इसमें जो मेन पार्ट था वो ये समझना था, यहाँ तक इक्वेशन लाना था, लेकिन इस इक्वेशन के आने के बाद भी थोड़ा सा काम पेचीदा ही है। मतलब इसमें भी आपको 1/x 1/y को एज्यूम करना है uv में, और फिर उसके बाद जो है इक्वेशन बना के फिर से u और v की वैल्यू निकालनी है, और u और v की वैल्यू जब निकल के आ जाएगी तो उसके बाद उसका रेसिप्रोकल करके x और y की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमने x और y लिया ही है 1/y 1/u 1/v। तो x की वैल्यू 36, y की वैल्यू 18 आ गई। तो अब सीधा सीधा आप चाहो तो लिख सकते हो एंड में कि 1 man कैन फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 36 डेज, ठीक है, एंड 1 woman कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क अलोन इन 18 डेज। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, आप इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो बेटा। नो सर, नो कंफ्यूजन। No, sir, no confusion. No, sir. चलो ठीक है, फिर सोच लेना एक बार और, देख लेना, अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना बाद में, अभी नहीं तो बाद में भी पूछ सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन करो बेटा। Sir, done. ओके, Speed of train is 60 kilometer per hour and speed of bus is 80 kilometer per hour. ओके, बाकी बच्चे भी देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या आंसर आता है। Yes, sir. Yeah. थ्री 300 टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है, 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है। कह रहा है कि 4 आवर्स लगता है जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, और रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग का मतलब 240 किलोमीटर। तो स्पीड ट्रेन और बस की निकालनी है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन को मान लेते हैं
x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि स्पीड ऑफ ट्रेन एज्यूम कर लिया x किलोमीटर पर आवर, बस को एज्यूम कर लिया y किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टाइम का फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, टाइम का फार्मूला होता है इसमें डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बाय स्पीड है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। तो जरा टाइम निकालो तो पहले सिचुएशन में 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है वो, और रिमेनिंग बाय बस का मतलब 240, क्योंकि टोटल 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो 60 तो ट्रेन से चली गई, तो अब बस से उसको 240 किलोमीटर जाना होगा। तो ये हो गया 240 बाय वाई, और यही टाइम हमने निकाला है। ये क्या निकाला है हमने, टाइम निकाला हुआ है। तो ये टाइम दिया हुआ है इसमें 4 आवर्स दिया हुआ है, ठीक है। ये हुआ ट्रेन का टाइम और ये हो गया बस का टाइम, दोनों टाइम मिला करके टोटल 4 आवर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो। अब इसमें ना 4 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो 15x प्लस 60 बाई वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के इक्वल। आप ऐसे देख सकते हो, या बेहतर ये होगा कि 60 क्यों ना कॉमन ले लें, इसमें से 60 को कॉमन ले लेते हैं। 60 को कॉमन लेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 4 बाई वाई इज इक्वल टू 4, और फिर इसके बाद आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 4 बाई वाई, 4 को ऐसे लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इज इक्वल टू 4 बाई 60, मतलब 1 बाई एक्स प्लस 4 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 15। ये पहला इक्वेशन आ गया। ओके, अगेन फिर से देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, तो बचा हुआ डिस्टेंस जो है वो बस से जाएगी। तो इसमें उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। 10 मिनट ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, 4 आवर प्लस 10 मिनट्स, ठीक है। समझ में आई बात ये? एक मिनट होल्ड करो। यस सर। Yes, sir. सो ये आ गया 100 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 10 मिनट्स लॉन्गर है। 10 मिनट लॉन्गर का मतलब कितना हो जाएगा, 4 आवर प्लस 4 प्लस 1 बाई 6। यस, तो कितना हो जाएगा 25 बाई 6, मतलब 25 बाई 6 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब देखो इसमें 100 को कॉमन ले लो, तो 100 को कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई इज इक्वल टू 25 बाई 6, और ये 100 जब डिनोमिनेटर में जाएगा, इनफैक्ट कैंसिल ही हो जाएगा इसके साथ, देख ही सकते हो आप 4, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई 24। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब ना इसमें भी थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं तो अब बात बन सकती है। कैसे, ये जो 1 बाई एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, ये सीधा सीधा हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 1 में से 2 को माइनस कर दो, 1 में से 2 को माइनस करोगे ना तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा वो, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। 2 बाई वाई इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 15 24 का एलसीएम कितना होता है बताएगा कोई, 120, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 5, तो 2 बाई वाई की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3 बाई 120, और आपको पता ही है 3 के टेबल में जाता है ये, तो y की वैल्यू हो जाएगी 42 जा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 80, ठीक है। और y की वैल्यू 80 इक्वेशन 1 में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखो बेटा 1 बाई एक्स प्लस 4 बाई वाई, वाई की जगह पे 80 रखेंगे तो 1 बाई 15 हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 15 माइनस 1 बाई 20 आ जाएगा। 1 बाई एक्स सॉल्व कर लो, सॉल्व करना जानते ही हो आप, ये आ जाएगा एलसीएम 60, 4 माइनस 3, तो 1 बाई एक्स आ गया आपके पास 1 बाई 60, तो एक्स की वैल्यू आ गई 60, एक्स 60 और वाई 80 आ गया, यही आंसर है। और एक्स और वाई क्या लिया हुआ था हमने, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ बस लिया हुआ था। तो आप देख ही सकते हो, यहाँ पर कॉपी किया मैंने और एंड में यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया,
और इसकी जगह पे लिख दूंगा मैं 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी जगह पे लिख दूंगा 80 किलोमीटर पर आवर। ये है ना ट्रेन की स्पीड हमने x ली थी, तो हाँ 60 ठीक है। ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। यही आपका बेटा आंसर है। आया समझ में सबको? एनी कंफ्यूजन? No, नो sir. सर। नो सर। नो सर। थोड़ा सा चैलेंजिंग इसमें ये था कि आपको यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर डिफरेंट अप्रोच ले लिया कि यहाँ पर डायरेक्टली मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, बिना 1/x को u v लिए हुए ही मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप उसको u और v में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, वैसा तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब 3.7 एक्सरसाइज देखते हैं। थ्री पॉइंट सेवन ऑप्शनल एक्सरसाइज है, लेकिन ऐसा ऑप्शनल जैसा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ये वैसा ही है जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है, बल्कि उससे आसान ही है देखा जाए तो। ऐसे ही बिना वजह के नाम दे दिया है सर एक बार optional। थोड़ा टाइम देना सॉल्व करने का वैसे। बिल्कुल सॉल्व करें इसको, सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसको। सर अनी की एज तो 4 आ रही है। ओके, नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सर अनी की एज 19 आ रही है और बीजू की 16। Yes, sir. 19. ओके 19. सर 2 एजेस आ रही है दोनों हाँ, की। 2 एजेस आ सकते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंस दिया हुआ है ना। तो तुम देखो इसमें अनी और बीजू, अच्छा ऐसा एज्यूम कर लेते हैं लेट अनीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू ए, और बीजू की प्रेजेंट एज जो है वो बी मान लेते हैं बी ईयर्स। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहली बात यहाँ पर 2 इक्वेशंस बनेंगे बेटा।
आपको पता नहीं है यहाँ पर अनी बड़ा है कि बीजू बड़ा है, इसीलिए आप a माइनस बी को भी 3 लोगे और b माइनस ए को भी 3 लोगे, मतलब दो इक्वेशंस तो आपके पास यहीं से बन गया है। ठीक है, आपको पता नहीं है ना यहाँ पर कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसीलिए हमें यहाँ पर दोनों सिचुएशंस लेने होंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज, अच्छा धर्म की एज तो लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पर, धर्म प्रेजेंट एज अब समझ गए होंगे, धर्म की प्रेजेंट एज डी ईयर्स ले लेते हैं और कैथी की प्रेजेंट एज सी ले लेते हैं। ठीक है, ये लिख देना बेटा सभी बच्चे इसमें। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, मतलब धर्म की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, अच्छा इसमें सॉरी ये डी तो 2 दिया ही है। ठीक है, और एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी, मतलब कैथी की जो एज होगी वो हो जाएगी b/2। भाई कैथी जो है बीजू जो है अपने सिस्टर कैथी के एज से डबल है, इसका मतलब कैथी की एज जो है वो बीजू की एज जो कि b है उसका आधा कर देंगे नेचुरली। नहीं सिंपल है ना, समझ में आया ये? यस सर। आंसर निकाला है आप लोगों ने, लेकिन ध्यान से सुनो। ठीक है, मेरी अक्षित ने आंसर बताया है। तो ये अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है यहाँ पर, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स। तो तीसरा इक्वेशन जो बनेगा वो ये कि 2a में से b/2 को माइनस करेंगे तो ये 30 होना चाहिए। द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो यहाँ पर दो इक्वेशंस नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि धर्म की एज ऑब्वियसली ज्यादा मान के हम लोग चलेंगे, नहीं उसके पापा हैं तो ऑब्वियसली इसी को हम बड़ा लेके चलेंगे। तो चलो इस तरीके से 3 इक्वेशंस आ गए हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ से कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4a माइनस बी इज इक्वल टू 60 ना, एलसीएम ले लेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये थर्ड इक्वेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है। थर्ड इक्वेशन को बेटा हम ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एग्री करते हैं सभी बच्चे? एलसीएम लेने के बाद एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा और फिर 2 2 जा 4a माइनस बी इज इक्वल टू 32 जा 60। तो थर्ड इक्वेशन आ गया। अब पहले और सेकंड इक्वेशन को, पहले और तीसरे इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 कर देते हैं, सॉरी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 कर देते हैं। देखो क्या आएगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे बेटा तो क्या आएगा, ध्यान से देखो तो a माइनस बी है 3 और 4a माइनस बी है 60। तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 3a हो जाएगा माइनस कितना 57। तो a की वैल्यू कितनी होगी बेटा 19, और जब a की वैल्यू 19 होगी तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 16। तो इस केस में a 19 और 16 आ गया है ना। और इक्वेशन 2 में से 3 को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे क्योंकि b से b एलिमिनेट हो जाएगा। तो b माइनस ए 3 है, 4a माइनस बी जो है 60 है, तो ऐड करोगे तो देखो ऐड करोगे सीधा से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा इक्वल टू 63। तो a की वैल्यू आ जाएगी 21, और जब a की वैल्यू इस केस में 21 होगी तो b की वैल्यू कितनी होगी बेटा, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट में नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं ना। तो b की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, a की वैल्यू जब 21 रखेंगे तो 24 हो जाएगी। इस केस में ये एजेस आ जाएंगे 19 16 या 21 24, ये दो एजेस पॉसिबल है। आई बात समझ में सबको? ये दो एजेस पॉसिबल है। हाँ ये Yes, दो sir. पॉसिबल है। आप इसको चाहो तो आप मैच करके जो डेटा दिया हुआ है ना ऊपर वेरीफाई भी कर सकते हो इन एजेस को रख करके, इन एजेस को रख करके। तो दो आंसर्स होंगे यहाँ पर। सो एजेस ऑफ एनी एंड बीजू, एनी एंड बीजू आर 19 16 और 21 24 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर रेस्पेक्टिवली, यहाँ पर भी रेस्पेक्टिवली को एक बार आया यहाँ पर। ठीक है, दो एजेस पॉसिबल है इसीलिए हमने ये आंसर लिखा है। एजेस ऑफ एनी एंड बीजू आर 19 16 रेस्पेक्टिवली और 21 24 रेस्पेक्टिवली। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। Yes, sir. अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है बेटा कि 3.7 में ना बाकी के अभी और भी क्वेश्चंस हैं।
तो उन 6 नहीं बल्कि काफ़ी सारे क्वेश्चन 7 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से 7 में से 3 या 4 क्वेश्चंस तो आसान है जो आप लोग इजीली कर लोगे, और 2-3 क्वेश्चंस में हो सकता है टाइम लगे। तो सभी क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना घर पे एक बार, और जो क्वेश्चंस नहीं आए तो वो अगली क्लास में मैं पूछूंगा सभी बच्चों से सॉल्व किया है कि नहीं किया है। और जो भी डाउट्स होंगे आपके, आते ही डाउट पूछना आपको कि मेरे से सेकंड क्वेश्चन नहीं आया, या थर्ड नहीं आया, फोर्थ नहीं आया, 7th का फर्स्ट पार्ट नहीं आया, जो भी आपके क्वेश्चन ट्राई करके आने हैं। और जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो उसको मार्क करके लाना और पूछना है आपको डाउट। ठीक है बेटा? Okay, sir. हाँ, Yes, sir. अगली क्लास में ओके मिलते हैं। सर। Yes. अगली क्लास में Good मिलते हैं night, बच्चों। sir. गुड नाइट। Good night, sir. Good night, sir. गुड नाइट सर।